सभी को नमस्कार। आईएमए परिवार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बात कर रहे थे हम नेशनल इनकम की। कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे कि हमारे एमसीक्यू जो हमारे पास में है, जो पेपर हमारा आने वाला है एसआई 2021 री एग्ज़ाम और जो आरएस प्रीलिम्स 2026 है, उसको आपके ध्यान में रखते हुए हमने कुछ एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने जो हमारी लास्ट क्लास थी नेशनल इनकम नंबर 1, आज उसी के बाद में कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास बचे हुए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, आज कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं ताकि हम लोग देख सकें कि आपके किस तरह के पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज का जो रहेगा हमारा, सबसे पहले आप लोग सभी अपना इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस तरह के कई बार क्वेश्चन हमारे यहाँ से फॉर्मूले से पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय आय के सूत्र पूछ लिया जाता है कि किस तरह से दर्शाता है। देखो क्वेश्चन बड़ा इजी है, पर यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा समय बचाना है हमारा। देखो नेशनल इनकम के लिए हमेशा से एक बात ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय आय की जब भी बात की जाएगी, नेशनल इनकम की बात की जाए, तो राष्ट्रीय आय का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, वो है आपका एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट। एनएनपी को जब हम रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट पर ज्ञात करते हैं, तो हमारा एनएनपी क्या होता है, वो देश का नेशनल इनकम बन जाता है। आज इसने किया है कि सही ढंग से दर्शाता है, आपको दे दिया है, अलग अलग टर्म्स दी हैं कि आप एनएनपी फैक्टर कोस्ट कैसे निकालेंगे। देखो जब भी हमारे किसी भी बात चले, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले आता है हमारे पास फैक्टर कोस्ट। फैक्टर कोस्ट में हम क्या करते हैं, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। यानी कि जिस बच्चे ने पिछली क्लासें देखी हुई है उसको ध्यान है कि रेंट वेजेस इंटरेस्ट और प्रॉफिट कैसे आया था हमारे पास, क्योंकि हमारे पास चार तरह के आपके फैक्टर थे, साधन थी। फैक्टर के साथ में हमेशा क्या थी, कोस्ट थे। फैक्टर के रूप में हमने देखा कि भूमि है, भूमि की जो कोस्ट है वो किस रूप में है, किराया है, रेंट है, किराया लगान या फिर आपका रेंट के रूप में है। फिर हमारे पास में था श्रम यानी कि लेबर। लेबर के अंदर हमने देखा तो कौन था, मजदूरी थी, मजदूरी का मतलब वेजस। फिर इसी के साथ में हमने तीसरी जो थी वो थी पूंजी, कैपिटल। पूंजी के साथ में जो कोस्ट है हमारी वो है ब्याज यानी कि इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज, इंटरेस्ट। और चौथा था उद्यमी। उद्यमी के साथ में जो आपके कोस्ट जोड़ी जाती है वो जोड़ा जाता है लाभ यानी कि प्रॉफिट। तो इन चारों को जब हम जोड़ देते हैं, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, तो वो हमारा क्या निकल कर आता है, फैक्टर कोस्ट। इसी फैक्टर कोस्ट से हम क्या निकालते हैं, मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य। बाजार मूल्य, बाजार मूल्य कैसे निकाला जाएगा भाई, तो देखो फैक्टर कोस्ट प्लस अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, माइनस सब्सिडी। तो ये हमारा क्या निकालता है, हमारा बाजार मूल्य आता है फैक्टर कोस्ट। एक और लिख लेते हैं, अर्थात या करके लिखो, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, ये हमारा मार्केट प्राइस निकल गया। ठीक है, फिर देखो चार टर्म्स थी हमारे पास में, जीडीपी थी, एक हमारे पास में था एनडीपी। एनडीपी कैसे निकाला जाएगा, तो आपके जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास। एक होता है हमारे पास में जीएनपी और एक हमारे पास था एनएनपी। एनएनपी एट, एनएनपी को हम कैसे निकालेंगे, तो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये हमारे पास कुछ नॉर्मल बातें हैं। अब देखो हमें दिया क्या गया है, सबसे पहले दिया गया जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनआईटी। ठीक है, देखो जीएनपी, जीएनपी से माइनस किया डेप्रिसिएशन, सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ गया, एनएनपी आ गया। बिल्कुल ठीक है, हमें एनएनपी ही लेना है, हमें क्या निकालना है, एनएनपी निकालना है। तो ठीक है, एनएनपी तो निकल गया। जीएनपी से मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन को बाहर कर दिया। फिर इसने दिया हुआ है मुझे मार्केट प्राइस, तो जीएनपी एनएनपी मार्केट प्राइस आ गया मेरे पास में। अब प्लस एनआईटी लिख दिया, प्लस एनआईटी का मतलब है आपके शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं, तो देखो यहां पे ही आप लोग ले लीजिए, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी जो है, जब मैंने फैक्टर कोस्ट के साथ में इसको जोड़ा, तो इसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का मतलब, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर
अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, इसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जब अप्रत्यक्ष करों से सब्सिडी का प्रभाव हटा दिया जाए तो इसे हम कहते हैं। अब देखो इसने क्या किया, यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया हुआ है, अगर फैक्टर कॉस्ट दिया होता प्लस करते तो हमारे पास क्या आता? आपके एनआईटी अगर मैं प्लस कर दूं, प्लस एनआईटी बराबर क्या आता? मार्केट प्राइस आता। अब मार्केट प्राइस से हमें क्या निकालना है? फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे? माइनस एनआईटी करेंगे। यहाँ पे माइनस किया जाएगा, ना कि ये प्लस किया जाएगा। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया हमारा। पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड क्या कहता है? देखो सेकंड ऑप्शन आपका वही जीएनपी माइनस जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन बराबर क्या आ जाएगा? एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब आपको एनएनपी मार्केट प्राइस दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है? फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो आप क्या करें? माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि अगर और डिटेल में लिखूं, एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? तो हमारे पास निकल कर आएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और हमें चाहिए क्या? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब देखो तीसरा ऑप्शन लिखा जीडीपी। जीडीपी से आप लोगों ने प्लस करो माइनस करो, पर हमारे को क्या चाहिए? हम लोगों को नेशनल इनकम के लिए निकालना था एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। जबकि जीडीपी हो एनडीपी हो तो इससे हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन आ रहा है, नेशनल प्रोडक्शन जो है वो नहीं आता है। ठीक है, दोबारा से समझना इसको, देखो दोबारा से समझ लो एक बार। हम लोगों को सबसे पहले निकालना होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट के अंदर जब हम बाजार मूल्य निकालते हैं तो इस फैक्टर कॉस्ट के साथ में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ते हैं, सब्सिडी को घटा देते हैं। जब हम लोगों को आपके मार्केट प्राइस दिया हो, मार्केट प्राइस दिया हो, फैक्टर कॉस्ट निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? मार्केट प्राइस से हम लोगों को फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो फैक्टर कॉस्ट बराबर मार्केट प्राइस। आपका जो यहाँ पे हमने प्लस किया है वो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, या अथवा मार्केट प्राइस माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, या फिर इंग्लिश में इसको कहेंगे हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी इसको कहा जाएगा। क्लियर है सभी के? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इस तरह से इन क्वेश्चंस को निकाला जाएगा। सबसे पहले जब भी ऐसी टर्म्स आए तो जीएनपी से आप क्या करो? डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, जीएनपी से डेप्रिसिएशन किया तो क्या आ गया? एनएनपी आ गया। फिर दिया हुआ मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस के साथ में एनआईटी को यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आपने क्या किया? माइनस किया, तो क्या निकल कर आया? आपका फैक्टर कॉस्ट, यानी कि कौन सी टर्म निकल कर आ गई हमारे पास में? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आ गया। क्लियर है सभी के? तो जुड़े रहिए क्लास के साथ में और शेयर जरूर कर दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है भाई ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन जीडीपी आपके मोस्टली आरएस मेंस के अंदर पूछा जाएगा, पूछा भी जाता है। ग्रीन जीडीपी पे क्या काम किया जा रहा है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन जीडीपी आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीन जीडीपी क्या करता है। देखिए ग्रीन जीडीपी की जब भी बात आएगी तो यहाँ पे बात आती है आपके संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ आपके क्या करता है कि भारत अब दुनिया के अंदर संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण के रूप में काम करता है, तो वो क्या कहता है कि ग्रीन जीडीपी आपके है का है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का पर्यावरणीय क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जा रही है हमारी, कि उससे हमारी जो दुनिया है उसके पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब आज आप लोगों को पता है कि कृषि की जगह आपके ज़्यादा जो काम मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? हम लोग उद्योगों में मिलेगा। आप कृषि की जगह सारी की सारी क्या कीजिए? आप फैक्ट्री लगा दीजिए, इंडस्ट्रीज लगा दीजिए, पर उसका क्या पड़ेगा?
पर्यावरण पे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा और जैव विविधता की भी क्या होगी, कमी होगी, है ना। तो इस तरह की एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान रखने के लिए आपने क्या कर दिया, एक जीडीपी दे दी, ग्रीन जीडीपी। कौन सी जीडीपी, ग्रीन जीडीपी। अब ग्रीन जीडीपी ना तो केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि की बात करता है, ये क्या करता है, ये आर्थिक गतिविधियों का मापन करता है जो पर्यावरण प्रभाव और जैव विविधता की कमी करता है, ठीक है। ना ही ये कुल नवीनीकरणीय ऊर्जा पे उत्पादन पे करेगा, जैविक खेती में भी नहीं करेगा। जो ग्रीन जीडीपी है वो किसका अध्ययन करेगा, वो आप लोगों का अध्ययन करेगा आपकी जो एनवायरनमेंट पे, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का फर्क पड़ रहा है जिससे कमी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की ये आपकी एक डेफिनेशन, ठीक है, सिंपल बात है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास में, एनएसओ, नेशनल स्टैटिक ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के बारे में सत्य कथन बताइए। एनएसओ के बारे में आप लोगों को एक सत्य कथन बताना है, तो बताओ क्या है एनएसओ। देखो सबसे पहले लिखा है, इट वॉज फॉर्म बाय मर्जिंग सीएसओ एंड एनएससी इन 2005। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि एनएसओ बना कैसे है भाई। एनएसओ बना आपके सीएसओ प्लस एनएसएसओ को मिलाकर, दोनों को, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया था, एनएसओ बनाया गया था, ठीक है। आपके देखो कि सीएसओ और एनएसएसओ की, यह वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है, यह एमओएसपीआई, ठीक है, यहाँ पे काम करेगा, एमओएसपीआई के अधीन काम करेगा। ये भी गलत हो गया आपका, पहला भी गलत। दूसरा है, तीसरा, मई 2019 के अंदर, 23 मई 2019 के अंदर सीएसओ और एनएसएसओ के विलय द्वारा की गई थी। तो सी ऑप्शन जो है वो इसके लिए सही होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है इसके लिए कि आपका जो एनएसएसओ है वो कब बना था, 23 मई 2019। सिंपल था ये भी, आपके कोई फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू ग्रोथ रेट, हिंदू ग्रोथ रेट क्या है भाई, देखो हिंदू ग्रोथ रेट क्या है, इसके लिए पूछा गया हिंदू वृद्धि दर या हिंदू ग्रोथ रेट जो होगी, हिंदू वृद्धि दर, इसमें नाम आएगा प्रोफेसर राजकृष्ण। प्रोफेसर राजकृष्ण ने क्या किया कि जो शुरुआत में, आजादी के शुरुआत के जो 3 दशक है, इसमें जो भारत की आर्थिक समृद्धि थी, आर्थिक समृद्धि शुरुआती 3 दशक में, शुरुआती 3 दशक में 3.5% रही, 3.5% रही। इसलिए क्योंकि नीतियों में, पॉलिसीज में, नीतियों में कोई नवाचार नहीं है, नीतियों में कोई नवाचार नहीं है, इसलिए इन्होंने व्यंग करते हुए भारत की वृद्धि दर को हिंदू वृद्धि दर कहा, हिंदू वृद्धि दर कहा है। और कौन सा टाइम पीरियड था, तो शुरुआत के जो 3 आपके जो 3 डिकेड, यानी कि आज़ादी के पहली 3 दशक, इस दौरान आपकी जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी रही, वो 3.5% की थी। तो इसलिए इन्होंने क्या कह दिया कि भाई ये जो है भारत की जो पॉलिसीज बन रही है उनमें कोई इनोवेशन नहीं है, नवाचार नहीं है, इसलिए मैं इसको क्या कर दिया, एक व्यंग करते हुए कहा कि ये हिंदू ग्रोथ रेट की तरह है। तो इसलिए आपके यहीं से नाम आता है, कई बार मेंस में भी पूछा गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है हमारे पास में एक कथन कारण, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी फैक्टर कोस्ट को राष्ट्रीय आय का पर्याय है। बिल्कुल हम लोगों को ध्यान है कि राष्ट्रीय आय बराबर एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट को हम क्या कहते हैं, देश का नेशनल इनकम कहते हैं। पहली बात बिल्कुल सही है, कथन सही है। कारण में क्या कहा गया कि अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव को बाहर करता है और विदेशों से नागरिकों द्वारा अर्जित आय को शामिल करता है। तो ये भी सही है। देखो जब भी फैक्टर कोस्ट आएगा तो फैक्टर कोस्ट में कौन जुड़ेगा, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट,
इसमें किसी भी तरीके का कोई भी इसमें आपका जो अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष करों का प्रभाव नहीं होता, का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है। और एनएनपी में विदेशों में भारतीयों द्वारा अर्जित आय भी शामिल है। भारतीयों द्वारा अर्जित आय शामिल है, अर्जित आय शामिल है। यानी कि जब भी हम लोगों ने देखा 4 तरीके की टर्म्स थी। जीडीपी में कौन था? घरेलू निवासी, है ना, घरेलू निवासी तो थे घरेलू सीमा के अंदर। एनडीपी में कौन था? एनडीपी यहाँ पे घरेलू निवासी प्लस कुल उत्पादन। ठीक है। एनडीपी में भी घरेलू निवासी प्लस शुद्ध उत्पादन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। फिर था जीएनपी। जीएनपी में कौन थे? नागरिक थे। अब नागरिक चाहे वो भारत में हो चाहे विदेशों में हो, वो एनडीपी था, जीएनपी था। फिर आया हमारा एनएनपी। अब एनएनपी में भी कौन है? नागरिक हैं प्लस शुद्ध उत्पादन है, प्लस शुद्ध उत्पादन है। तो इसके अंदर हमारे क्या होता है? इसके अंदर हमारे विदेशों से नागरिकों द्वारा अर्जित आय जो है वो शामिल करता है। तो इसीलिए हम इसको मानते हैं। तो कारण भी ठीक है। क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? क्या देखो एक्सप्लेन करता है क्या। यहाँ पे देखिए, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी फैक्टर कोस्ट राष्ट्रीय आय का पर्याय है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। सेकंड है यह अप्रत्यक्ष करों के, क्योंकि है अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव को बाहर कर देता है और विदेशों में जो भारतीय नागरिक है उनको भी शामिल कर लेता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, सही एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्योंकि इसमें इसने क्या किया, आपका जो करों का प्रभाव है, मान लीजिए कि पेन तो 10 का ही है, 15 रुपये इस पर टैक्स लग रहा है, आपने 25 रुपये का उत्पादन लिख दिया तो गलत नहीं होगा, क्योंकि टैक्स है 15 का, तो एक्चुअल वैल्यू तो 10 थी। तो इसने इसको क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्स को बाहर किया, एक्चुअल वैल्यू को बताया। अब जब देश की नेशनल इनकम की बात आई, आज मैं भारत में आपके भारत में रह के पढ़ा रहा हूँ। आज मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल किसी दूसरे देश में जाके काम कर रहा हूँ, तो क्या मैं मेरे देश के अंदर काउंट नहीं होना चाहिए? होना चाहिए मेरा उत्पादन। तो इसीलिए मुझे क्या किया गया, विदेश में रहते हुए जो भारत का नागरिक है उसको शामिल किया गया। तो ये कारण भी इसका सही होता है। तो सही एक्सप्लेन भी ये करता है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर गिवन पीरियड इज इक्वल टू, क्या होता है? तो देखो सबसे पहले दिया है नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। सेकंड है कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी। सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय के योग के बराबर होगी। उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। बताइए क्या होगा आपका। देश की नेशनल इनकम की बात आई है तो एनएनपी पूछ रहा है आप लोगों से, एनएनपी कैसे निकाला जाएगा? अब देखो एनएनपी आपका हमेशा जब भी बात आएगी, शुरुआत हमने की थी एनएनपी के लिए, आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, एनएनपी आएगा, कोई भी चीज आए, एनएनपी आए, जीडीपी आए, जीएनपी आए, कुछ भी आए, हम लोगों को यहाँ पे एक तो हो जाएगा नागरिक, नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का। यहाँ पे अब देखो यहाँ तक ये चीज आई है उत्पादित, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, शुरुआत लिखेंगे नागरिकों द्वारा उत्पादित, नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य। यहाँ लिखा है कुल मूल्य, तो किसके बराबर होगी? सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर, क्योंकि हमेशा मौद्रिक मूल्य में ही देश के नेशनल इनकम निकाला जाएगा। मौद्रिक मूल्य क्या है ये बता चुका हूँ, मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। तो डी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नागरिकों द्वारा, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपके क्या होगा? सही होगा। यहाँ पे अगर कुल मूल्य की जगह क्या लिख देता, मौद्रिक मूल्य, तो फिर ये भी ठीक हो जाता।
ठीक है। मॉनेटरी प्राइस, जैसे मैंने कहा था ना कि प्राथमिक क्षेत्र में कभी भी ऐसे नहीं होगा। मौद्रिक मूल्य कैसे निकाला जाएगा? उस वैल्यू की, उस गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू निकाली जाएगी। ये पेन कितने का है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि इस बार हमने 100 पेन बनाए, इस बार हमने कितने पेन बनाए, तो उस पेन का एक 100 पेन बनाए तो 100 पेन एक 10 रुपये का है, तो 1000 रुपये पेन से आए तो ये 1000 रुपये इस मौद्रिक, इसका मौद्रिक प्राइस हो जाएगा, आपका मॉनेटरी वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए, अब एक ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक खुली हुई अर्थव्यवस्था है। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है ओपन इकोनॉमी, यानी कि दूसरे देशों के साथ भी हमारा क्या चल रहा है, इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है और हम कंज्यूम भी कर रहे हैं और हमारा गवर्नमेंट का भी खर्चा हो रहा है। में राष्ट्रीय आय वाई है, वाई बराबर, और सी प्लस आई। देखो वाई का मतलब तो क्या हो गया, राष्ट्रीय आय, वाई तो क्या है, राष्ट्रीय आय है। अब देखो समझते रहना, इसको इधर से लिखते हैं, वाई बराबर राष्ट्रीय आय, ठीक है। फिर उसके बाद में सी बराबर, देखो क्या होगा, सी का मतलब है उपभोग, कंज्यूम, कंजप्शन जो आपका आएगा, ठीक है। फिर है आई, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, निवेश। तीसरा है आपका जी, जी का मतलब है सरकारी खर्च यानी कि सरकारी खर्च या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, सरकारी खर्च। फिर आता है हमारे पास में एक्स, एक्स का मतलब आपने क्या मान लिया, कुल निर्यात, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कुल निर्यात। और एम का मतलब मान लिया इंपोर्ट यानी कि कुल आयात, कुल आयात यानी, और आयात निर्यात कब होगा, जब हम खुली अर्थव्यवस्था में होंगे, जब हमारी इकोनॉमी कैसी होगी, ओपन इकोनॉमी होगी, तभी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा ना। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देखा ओपन इकोनॉमी, जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज जो है वो बहुत लिबरल बनाई जाती है, उदार बनाई जाती है, किसी तरह की ज़्यादा रोक टोक नहीं की जाती है। आप लोग एक दूसरे देश के साथ में क्या करते हैं, आर्थिक व्यवहार बनाते हैं, ठीक है। ये एलपीजी जब हमारा शुरू होता है 1991 में, ग्लोबलाइजेशन की बात आई, वैश्वीकरण की जब बात आई, तो हमने देखा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो सभी देशों के लिए खोल दी जाती है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी शुरू हुआ। तो इसने पूछा है कि अब इसमें से कौन सी चीज चलेगी, तो देखो वाई बराबर कंज्यूम, आपका उपभोग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस आयात, नहीं भाई प्लस नहीं होगा, प्लस होगा परंतु अकेला आपका आयात नहीं होगा, निर्यात भी तो होगा। देखो फिर है वाई बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस, यहाँ पे फिर से प्लस दे दिया आप लोगों को, ठीक है, प्लस, और उसके बाद में आ गया एक्स प्लस एम, एक्स प्लस एम बराबर एक्स प्लस एम। अब यहाँ तो एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात भी हमने प्लस कर दिया और आयात भी प्लस कर दिया, नहीं, हमेशा इसमें क्या होगा, ये गलत हो गया भाई, एक्स माइनस एम होता है, एक्स माइनस एम होता है, जिसे एक नई टर्म दे देते हैं हम लोग NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से अर्जित, विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय, शुद्ध कारक आय, इसको माइनस आपके प्लस आपस में किया जाएगा। देखो कैसे, एक्स है, एक्स में हम लोगों ने क्या लिखा है, निर्यात। मान लो कि कोई विदेशी भारत में रह के, कोई विदेशी है, विदेशी भारत में 2000 रुपये कमाता है, भारत में रह के ये विदेशी क्या करता है, 2000 रुपये कमा रहा है। और एक भारतीय है, ये कहाँ रहता है, ये विदेश में रहता है, ये विदेश में रहता है और ये वहां पे रह के क्या करता है, 3000 रुपये कमाता है। अब हम क्या करेंगे, एक्स माइनस एम बराबर 1000 रुपये हम क्या कर देंगे अपनी इस एक्स, आप लिखो इसका फॉर्मूला लिखो, वाई बराबर राष्ट्रीय आय बराबर सी प्लस कंज्यूम, आपने जो भी उपभोग किया है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, प्लस जो गवर्नमेंट का खर्च है, प्लस आप इसको ब्रैकेट में लिखिए एक्स माइनस एम, जो भी यहाँ पे होगा उसको इसके साथ जोड़ा जाएगा, इसमें माइनस होगा आपस के अंदर, ये प्लस जो है वो गलत कर देता है, जबकि x माइनस एम जो है वो इसको क्या करता है, वो सही करता है। तो सी ऑप्शन जो होता है वो आपका सही रहता है, यानी कि आयात और निर्यात, विदेशों से जो हमें पैसा आया और यहाँ से जो पैसा गया, इन दोनों के बीच का अंतर
इसको करता है। सेकंड, एक अगर ये मिल जाए आपको C+I+G+NFAIA, नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम अब्रोड, तो ये भी सही आंसर हो जाए। NFIA भी लिखा हुआ आ जाए तो भी ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा, जो हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश मीडियम पे चले जाओ। नेशनल इनकम की जब भी बात आए तो आपको दिमाग में क्या रखना है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत, कारक लागत, कारक लागत पर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या लिखा है इसने, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखो GNP एट मार्केट प्राइस, GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, ए ऑप्शन है ये। इनकी शॉर्ट फॉर्म बनाना, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले इंग्लिश में जाइए, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस आपसे क्या किया है, डेप्रिसिएशन कर दिया, तो आपके क्या आ गया, NNP एट मार्केट प्राइस। जबकि हमें निकालना क्या है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ये तो मार्केट प्राइस है तो गलत हो गया। सेकंड, बी ऑप्शन लिखो, बी ऑप्शन में क्या लिखा है, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, GNP एट मार्केट प्राइस, ठीक है। फिर देखो मूल्य ह्रास माइनस डेप्रिसिएशन, प्लस आपके क्या किया है इसने, अप्रत्यक्ष करों को घटाकर उपादान को जोड़कर, माइनस अप्रत्यक्ष कर, माइनस अप्रत्यक्ष कर, प्लस उपादान मतलब सब्सिडी, सब्सिडी। अब देखो, अब इसमें क्या बनेगा, इसका बन गया आपका GNP मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन बराबर NNP एट मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस पहले भी निकाल कर आए हैं, NNP मार्केट प्राइस के अंदर माइनस अप्रत्यक्ष कर दिए मैंने, प्लस सब्सिडी कर दी, बराबर क्या आ गया, NNP एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। हमें चाहिए क्या था, NNP एट फैक्टर कॉस्ट ही तो हमें चाहिए था। तो आपका सॉरी सी ऑप्शन पे चला गया था, बी रह गया था हमारा, है ना। मूल्यह्रास को घटाकर विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, ये ऑलरेडी विदेशों से प्राप्त निवल जो कारक आय है ये ऑलरेडी NNP में जुड़ी होती है, यानी कि इसने क्या लिखा, बी ऑप्शन में क्या लिखा, ये सी ऑप्शन लिख दिया भाई मैंने यहाँ पे, ये सी वाला ऑप्शन है, और सी आंसर तो क्या है, सही है। देखो बी ऑप्शन ये क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है आपके बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन बराबर आ गया आपका NNP एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसके बाद में इसने क्या किया है, विदेश से प्राप्त निवल कारक आय जोड़कर प्लस NFIA, जबकि हमें अभी पता है लास्ट क्वेश्चन में हम कर आए हैं, NFIA तो हम क्या कर चुके हैं ऑलरेडी। आपके जब देश में नेशनल इनकम की बात होती है तो ये पहले से ही जुड़ा होता है, तो इसको दोबारा से नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें NNP में क्या है, इंक्लूड है, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। लास्ट दिया है घटाकर बाजार कीमतों पर GNP माइनस मार्केट प्राइस माइनस NFIA, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका निकल कर आ जाएगा GDP एट मार्केट प्राइस, GDP एट मार्केट प्राइस आ जाएगा, जो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, सी ऑप्शन। हमेशा इंग्लिश पे जाना, GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन बराबर क्या आ गया, NNP एट मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष करों को घटा देंगे और सब्सिडी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या आएगा, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो इस तरह से इनको शॉर्ट्स बना के करना है ताकि हमारा टाइम वहां पे क्या हो, बचे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। सबसे पहले इसने दिया है हमारे शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि NDP, NDP बराबर GDP प्लस डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास। बताओ प्लस होगा या माइनस होगा, बताओ प्लस होगा या माइनस होगा। ये यहाँ पे इसने प्लस दे दिया तो ये गलत हो गया कथन, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या आएगा, माइनस आएगा। NDP बराबर GDP माइनस डेप्रिसिएशन सही होता है, ना कि आपके प्लस, गलत हो गया। सेकंड, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, ये तो हो गया ए ऑप्शन।
बी ऑप्शन, पर कैपिटा इनकम बराबर एनडीपी बटा में पॉपुलेशन बराबर नहीं, ये तो गलत हो गया भाई, ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी नेशनल इनकम, आपके पर कैपिटा इनकम निकालना है तो क्या होगा, एनएनपी फैक्टर कोस्ट बटा में पॉपुलेशन, ये सही होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। तीसरा, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने हेतु शुद्ध घरेलू उत्पाद जीडीपी उत्पाद की अपेक्षा बेहतर है। ये देखो, एनडीपी बटा पॉपुलेशन, ये आपका कथन क्या कहता है कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करनी है हम लोग। जब आप इधर दोनों से, आप मान लीजिए कि भारत है, भारत की श्रीलंका से आपने क्या करनी है, तुलना करनी है, दोनों के अंदर क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो ये कह रहे हैं कि जो एनडीपी है, एनडीपी आपके लिए क्या है, बेहतर है, ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, जबकि जीडीपी आपके क्या है, गलत है। नहीं, ये भी कथन क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि एनडीपी हमारा कैसे निकाला जाता है, एनडीपी हमारा निकाला जाता है डेप्रीसिएशन कर, और अलग अलग देशों में डेप्रीसिएशन की जो आपकी थ्योरी है, जो आपके रूल्स हैं, वो क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। भारत में डेप्रीसिएशन का रूल अलग है, किसी श्रीलंका में अलग है, अफगानिस्तान में अलग है, यूएसए में अलग है। तो इन देशों के अंदर जो शुद्ध उत्पादन है, उनके अंदर जो डेप्रीसिएशन का प्रोसेस है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस वजह से हमारे लिए बेहतर कौन है, हमारे लिए बेहतर कौन है, बेहतर जीडीपी है, बेहतर जीडीपी है। अगर एक दूसरे को कंपेयर करना है कि उसकी जीडीपी कितनी, हमारी जीडीपी कितनी, इसको कंपेयर करना है, तो बेहतर कौन होगा, जीडीपी होगा, ना कि एनडीपी होगा। तो आपका चारों ही कथन क्या है, गलत, सॉरी तीनों ही कथन क्या है, गलत हो जाते हैं। पहले के अंदर प्लस की जगह क्या आना था, माइनस आना था। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय में एनएनपी फैक्टर कोस से पॉपुलेशन हो जाएगा। तीसरा, यहाँ पे जीडीपी बेहतर है, ना कि एनडीपी। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने जो इस नेशनल इनकम से रिलेट है कि आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सामान्यतः युग्मित होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ नॉर्मली कपल्ड विद अपस्फीति डिफ्लेशन, मंदी, स्फीति यानी कि इन्फ्लेशन महंगाई, स्टैगफ्लेशन कौन सा होता है, जहां पे महंगाई और बेरोजगारी दोनों साथ हो, महंगाई प्लस बेरोजगारी, ये दोनों जब साथ होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन, जैसे बहुत ज़्यादा विकास, आपके जो मुद्रास्फीति की दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो किसके साथ होता है, तो ऑप्शन तो है सीधा सा स्फीति के साथ। कैसे होता है, तो देखो, महंगाई कब होती है, जब तरलता होती है, तरलता जब ज़्यादा होगी तो हम लोग क्या करेंगे, तरलता का मतलब पैसों का प्रवाह, फ्लो ऑफ लिक्विडिटी, पैसों का प्रवाह। ठीक है, तरलता का मतलब है लिक्विडिटी, फ्लो ऑफ मनी। ठीक है, अब देखिए पैसों का प्रवाह है, अब पैसे जितने ज़्यादा होंगे हमारे पास, तरलता जितनी ज़्यादा होगी, हमारी मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी, मांग बढ़ेगी, सप्लाई को प्रॉपर किया जाएगा, सप्लाई कम होगी तो इसके लिए हमारे लिए क्या होगा, उत्पादन क्या होगा, बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ेगा तो आपकी जो गरीबी बेरोजगारी है या रोजगार जो है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी के साथ में रोजगार या एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, रोजगार बढ़ेगा तो गरीबी बेरोजगारी क्या होगी, कम, गरीबी एंड बेरोजगारी कम हो जाएगी, और गरीबी बेरोजगारी के कम होने के बाद में प्रति व्यक्ति आय हमारा जो है वो बढ़ जाएगा, और इसी से हमारा नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो, आज अभी हमारा मंथ स्टार्ट हुआ है, 5 तारीख 6 तारीख आज अभी हमारी चल रही है, तो इस टाइम पे हमारे पास में क्या है, सैलरी आती है। अब मेरे पास सैलरी आई तो मेरे पास में सैलरी आने से क्या हुआ, मेरी जो बाजार की मांग है वो क्या हो जाएगी, एकदम से बढ़ जाएगी। यहीं पे जब हमारा मंथ एंड है तो वहाँ पे हमारी जो मांग है उसको भी हम थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे, यानी कि जब मंदी होती है, इसी का उल्टा ले लेते हैं कि जब तरलता है हमारे पास में, जब तरलता आपके क्या है, कम है, पैसों का प्रवाह क्या है, कम है, तो मांग हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मांग कम होगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, इसी की वजह से उत्पादन क्या होगा, कम होगा। अब जब उत्पादन कम होगा तो रोजगार कम होगा, रोजगार कम होगा तो गरीबी बेरोजगारी बढ़ जाएगी, तो ये तो पूरा उल्टा हो गया।
यानी कि हम लोगों का जब आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होता है, जब हमारा उत्पादन जो है वो ज़्यादा होता है। उत्पादन ज़्यादा हो, रोजगार ज़्यादा हो, गरीबी बेरोजगारी कम हो, तो इस वजह के इसके साथ साथ जब हमारी क्या होती है, आपकी महंगाई के साथ साथ हमारे देश का क्या होता है, आर्थिक विकास होता है। इसी की वजह से हमारे यहाँ पे भारत में क्या किया जाता है, घाटे का बजट लाया जाता है, घाटे का बजट पेश किया जाता है, ताकि देश में क्या बनी रहे, थोड़ी महंगाई बनी रहे। हमारी आदर्श महंगाई दर, आदर्श महंगाई दर जो है वो कितनी है, बराबर 4 ± 2%, यानी कि 2 से 6% के बीच में हमारी महंगाई दर जो है वो बनी रहे। तो इसी के साथ में हमारा जो ये टॉपिक था वो होता है कंप्लीट। जो भी आप लोगों को क्वेरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आप लोगों का हो, तो वो आप हमारे आईएमए के टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। आईएमए श्री गंगानगर, ठीक है। इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग सभी। इसी के माध्यम से आप लोगों को इस क्लास की पीपीटी जो पीडीएफ है वो भी आप लोगों को वहाँ पे उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो नेशनल इनकम का टॉपिक होता है हमारा समाप्त। मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जनार्दन।